Physics class 12 chapter number 15 short questions. First question है why can gravitation not account for the formation of molecules? अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखें ग्रेविटेशन एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है की क्लास से बिलोंग करता है और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यही बात है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटॉमिक फोर्सेस इलेक्ट्रिक फोर्सेस से बनते हैं दो एटम्स के दरमियान में। ठीक है। अब इसकी रीज़न इन्हीं जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इन्हीं के दरमियान में होंगी। ठीक है। ये है कि ग्रेविटेशन इज़ टू वीक कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एट एटॉमिक लेवल। मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन डिपेंड्स मेनली ऑन इलेक्ट्रिक फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एटम्स जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं एटम्स के दरमियान। ठीक है। और उनसे ग्रेविटेशन जो फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस वो काफ़ी वीक हैं। These forces are much stronger and dominate at macroscopic distances. Second है why don't two books on your desk attract each other gravitationally despite Newton's law of gravitation? अब अगर देखा जाए तो दो बुक्स हैं ना टेबल पे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं दे डू अट्रैक्ट ईच अदर लेकिन उनके जो मैसेज हैं उनके डिफरेंस उनके वेरी स्मॉल उसकी वजह से स्मॉल मैसेज की वजह से उनका जो अट्रैक्शन है वो निग्लिजिबल है वो हम नोटिस नहीं कर सकते। ठीक है। आंसर इसका है दे डू अट्रैक्ट ईच अदर but the force is extremely weak due to their small masses making the attraction unnoticeable. Such weak forces are easily overpowered by friction and other contact forces. थर्ड है व्हाई डज एन एप्पल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी? अब अर्थ में ग्रेविटी है ठीक है ये चीज़ों को अट्रैक्ट करती है एक दूसरे की एक अपनी तरफ लेकिन जो एप्पल है वो अर्थ पे ही क्यों गिरा? वाइल अर्थ डजंट मूव टुवर्ड्स द एप्पल। एप्पल भी तो इतनी देर से दरख्त पर था ना उसकी तरफ अर्थ क्यों नहीं मूव किया? तो आंसर है कि द अर्थ डज मूव स्लाइटली। ठीक है। अर्थ मूव कर रहा है लेकिन जो अर्थ का साइज है वो एप्पल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। मैसिव साइज मीन्स द मूवमेंट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है। एंड अननोटिसेबल कंपेयर टू एप्पल्स फॉल। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ बोथ एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। फोर्थ है कैन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बी नेगेटिव? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है कि यस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज कंसिडर्ड नेगेटिव बिकॉज इट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द मास। इसकी रीज़न ये है कि वो सेंटर ऑफ द मास को डायरेक्ट किया जाता है शोइंग एन अट्रैक्टिव फोर्स। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। अब जो हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं ना उसका जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड को इंडिकेट करना है। ठीक है। वो नेगेटिव साइन डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंडिकेट करता है वो मैग्नीट्यूड को नेगेटिव नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ प्लैनेट? तो आंसर इसका है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन प्लैनेट्स मास एंड द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। ये दो चीज़ें हैं। द ग्रेटर द मास एंड द स्मॉलर द डिस्टेंस द स्ट्रॉन्गर द फील्ड। सिक्स्थ है इफ टू प्लैनेट्स हैव सेम मास बट डिफरेंट रेडियाई रेडियाई रेडियस का प्लूरल है हाउ वुड देयर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ्स कंपेयर? The planet with the smaller radius, आंसर इसका है smaller radius would have a stronger gravitational field at its surface due to the inverse square law. This is because field strength increases as distance from the center decreases. Seventh है why do satellites in higher orbits have lower orbital velocity? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट्स हाई होते जाते हैं तो उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी लो क्यों होती है? तो इसका आंसर है ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है। वो जितना इस बेस से हाई होते जाते हैं उतनी उनकी जो ग्रेविटेशनल पुल होती है वो वीक होती जाती है। ठीक है। एंड मेंटेन ऑर्बिट so less velocity is needed to balance gravitational force and maintain orbit. Orbital velocity decreases with increasing altitude. Next है how does the mass of the earth affect the orbital velocity required for a satellite to stay in orbit? अब उन सैटेलाइट्स को अपने ही ऑर्बिट में रखने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी चाहिए? ठीक है। Greater Earth mass increases gravitational pull, so higher orbital velocity is needed to stay in orbit.
आंसर इसका है मेनली ये कि हायर ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए एक प्लैनेट के लिए, नहीं एक सैटेलाइट के लिए कि वो अपने ऑर्बिट में स्टे करे। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेंट्रल बॉडी मास। नाइन्थ है, व्हाट आर प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस कंपेयर्ड टू अदर टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स। अब इसका आंसर है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। Geostationary satellites stay fixed relative to Earth, allowing constant communication with one area, ideal for TV, internet, and weather data. They eliminate need for tracking equipment on ground. अब ये सारी इसकी यूजेस हैं। 10th है, there are a limited number of stable geostationary orbits available. So what measures do we take to handle the possible rise in the number of satellites? Do we have any international rules or agreements to address like this? मतलब ये है कि हमारे पास स्टेबल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स काफ़ी सारे हैं, तो क्या हमें अब इनको हैंडल कर लेना चाहिए? ये जो सैटेलाइट्स की स्पेस में इतनी ज़्यादा बढ़ती तादाद है, क्या हमें इसको हैंडल करना चाहिए? क्या इसके कुछ इंटरनेशनल रूल्स हैं कि हम इस पे थोड़ी बात कर सकें? तो आंसर इसका है कि यस, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज कोऑर्डिनेट सैटेलाइट पोजीशंस थ्रू एग्रीमेंट्स एंड एलोकेट स्लॉट्स टू अवॉइड कोलिजन्स। स्लॉट्स मीन्स कि हर एक की अपनी अपनी जगह है, ठीक है, और वो आपस में कोलाइड नहीं कर सकते। जो दो सैटेलाइट्स हैं आर्टिफिशियल, वो आपस में टकरा नहीं सकते, कोलाइड नहीं कर सकते, एंड इंटरफेरेंस और एक दूसरे से बाकी भी कुछ नहीं हो सकता उनका। द ITU एंड UN सेट दीज रूल्स फॉर सैटेलाइट ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब सैटेलाइट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी एक रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम नेगेटिव? तो अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ये नेगेटिव हो सकती है। व्हाट डज दिस मीन फॉर द ऑब्जेक्ट मोशन? तो आंसर इसका है यस, ठीक है। पहली बात तो है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू मैसिव बॉडी। अब उसका केस कौन सा होगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट बाउंड टू मैसिव बॉडी होगा, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट वुड नीड एडिशनल एनर्जी, ठीक है, टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब उस टाइम पे आप अभी आगे अपने चैप्टर्स में या शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो, एस्केप वेलोसिटी में, ये उसी का केस है। 12th है, how is the gravitational potential energy of the 2 point masses related to concept of gravitational potential? अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट्स हैं, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर 2 point मैसेज, ठीक है, 2 point मैसेज हैं। अब वो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से कैसे रिलेट करते हैं? तो आंसर इसका है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड मास। मेनली बात यह है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो बनी ही किससे है? प्रोडक्ट से ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड मास। इट इंडिकेट्स वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन द फील्ड। यानी कि अगर हमारे पास एक चार्ज इन्फिनिटी पर है, ठीक है, और उसे इस फील्ड में लेकर आना है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको इस फील्ड में लेकर आने के लिए हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, W। नेक्स्ट, थैंक यू।